बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। मामला कराची से अब इस्लामाबाद पहुंच चुका है। कमेटी ने जो कायमा कमेटी कौमी असम्बली की है, बाकायदा इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर कौन कौन शामिल हुआ और क्या उसमें गुफ्तगू की गई है और अगला लाहे अमल क्या अपनाया गया है, वो आपके सामने रखना है। वजीर आला सिंध ने कराची के अंदर एक इजलास बुलाया। उस इजलास में कौन कौन शामिल हुआ और वहां पे क्या डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके सामने रखना है। और इसके अलावा पुलिस ने बाकायदा तौर पर जो रिमांड रिपोर्ट होती है वो मुरतब कर दी है, वो सामने आ गई है। उस रिमांड रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है कि मुल्ज़िमान ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, जो कि इंतहाई अहम है, वो भी आपके सामने रख दिए। तो शुरू करते हैं इस्लामाबाद के इजलास से, क्योंकि मामला अब कराची से, सिंध से पंजाब के अंदर या फिर वफाक के अंदर दाखिल हो चुका है। तो इस्लामाबाद के अंदर कायमा कमेटी बराए दाखिला की जानिब से ये इजलास बुलाया गया था। गुज़श्ता इजलास के अंदर ये कहा गया था कि आईजी साहब को, आईजी सिंध जो है गुलाम नबी मेमन, उनको बुलाया गया है और जो बाकी फरीकैन हैं उनको भी बुलाया गया था। तो पहली बात आपको ये मैं बता दूं कि जो कायमा कमेटी का इजलास था, कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है, उनकी जानब से जो इजलास बुलाया गया था, उसके अंदर आईजी सिंध साहब न खुद पेश हुए, न उनका कोई नुमाइंदा पेश हुआ। आप अंदाजा करें उन्होंने किस किस्म का सीरियस लिया है कायमा कमेटी के इस इजलास को। उसकी वजह क्या है, वजह आपके सामने रख देता हूँ। कायमा कमेटी के इजलास के अंदर आगा रफ़ीउल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, और ये इनके इलेक्शन के दौरान बड़ी गहमा गहमी होती है, क्योंकि इनका मुकाबला जो मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले, उनसे इनका मुकाबला होता है और बड़ा दंगल होता है। तो इस वजह से ये भी काफी मशहूर है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। नबील गबोल साहब वो वहां पे मौजूद थे, कमेटी का हिस्सा हैं, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अब्दुल कादिर पटेल साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल थे। तो ये कमेटी के अंदर ये लोग शामिल थे, कमेटी के चेयरमैन साहब भी थे। तो जब ये लोग सारे, जिनका ताल्लुक ही सिंध से है और ताल्लुक ही उस आईजी से है, तो जहर सी बात है फिर आईजी साहब ने सीरियस तो लेना था ना। जहर सी बात है, कुछ रख रखाव भी तो होता है और बहुत सी चीजें होती हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला किसी शख्स को तहकीकात के लिए बुलाए और वो ना आए, वो मामले को सीरियस ही ना लाए। तो ये मामला तब सीरियस नहीं लिया जाता जब कह लीजिए कि वो कहते हैं ना, मान इतना होता है कि वो उनको पता है ये हमारा अपना बंदा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल जो यानी बज़ाहिर जो कार्रवाई है उसके अंदर ये कहा गया है कि कायमा कमेटी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है आईजी साहब के ऊपर, क्योंकि आईजी साहब खुद भी पेश नहीं हुए और ना उन्होंने कोई अपना नुमाइंदा भेजा है। तो ये कहा गया है कि नेक्स्ट जो अब हायरिंग होगी या नेक्स्ट जब इजलास होगा, उस इजलास में आईजी साहब खुद पेश हों, या फिर जो बाकी चीजें हैं या फिर जो बाकी फ्रीकैन हैं उनको कम से कम पेश करने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा FIA को भी ये बाकायदा हुक्म दिया गया है कि इसके ऊपर तहकीकात करें और तहकीकात करने के बाद जो भी शवाहिद हैं वो सामने लाए जाए। बल्कि एडिशनल IG FIA सैयद वकार साहब जो हैं वो वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने इस चीज की यकीन दहानी कराई है कि आने वाले इजलास के अंदर जो हमारी जिम्मेदारी होगी इन्हें हम वो पूरी करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मामला इस वक्त सिंध पुलिस के पास है, जब मामला हमारे पास आएगा तो उसमें फिर देखा जाएगा, जो हमारी जिम्मेदारी होगी उस हवाले से हम मुकम्मल तावन करेंगे। लेकिन मामला अभी तक सिंध पुलिस के पास है। और ये कमेटी के जो मेंबरान हैं, मैं आपने सामने रखा है, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और इन तीनों का ताल्लुक भी सूबा सिंध से है। और गुलाम नबी मेमन साहब जो है वो काफी पुराने सिंध के IG आ रहे हैं। तो अब आप जानते हैं कि कड़ियां कहां से मिल रही हैं। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक इजलास बुलाया और उस इजलास के अंदर IG साहब भी वहां पे मौजूद थे, और इसके बाद फिर एडिशनल IG हैं वो भी वहां पे मौजूद थे, और खुफिया इदारे के कुछ अहम अफसरान और पुलिस के कुछ अहम अफसरान भी वहां शामिल थे। ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर आला साहब को, जो कुछ पहले हुआ वो सारा बताया गया है, और अब आने वाला अगला प्लान क्या है उस हवाले से भी ब्रीफ किया गया है। जराए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला साहब की जानब से ये कहा गया है कि बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब अगर बिला तफरीक कार्रवाई करते हैं तो फिर बहुत से लोग हैं, हमारी रिसर्च के मुताबिक
जो इसके अंडर आते हैं, जो वीड्स लेते रहे, जो सप्लाई करते रहे, जो कंज्यूम करते रहे। उसके बाद फिर ये फैसला किया गया है कि जो कम से कम सेलर है उनको पकड़ा जाएगा, और जो कंज्यूम करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं उन तक हाथ जाने से पहले, क्योंकि वो पर थोड़ा सा जलते हैं, तो लिहाजा जो सेलर हैं उनको कम से कम गिरफ्तार किया जाएगा। चलो किसी न किसी को तो गिरफ्तार करने का इरादा तो कम से कम कर लिया है, जी जहां तक पहुंचा है। अब हम आ जाते हैं जो एक रिमांड रिपोर्ट पुलिस की जानिब से जारी हुई है, उसके अंदर क्या कुछ कहा गया है। उस रिमांड रिपोर्ट के अंदर पहले तो ये कहा गया है कि वाज़े तौर पर कि अरमगान जो मरकजी मुल्जिम है वो हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं कर रहा। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जब हम उनसे तफ्तीश करना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो एक बेहोशी का बहाना बना देता है और बेहोश हो जाता है, या फिर बहाना बना दिया जाता है। उसके बाद फिर उसको पानी पिलाया जाता है, या फिर कुछ थोड़ा सा वेट किया जाता है, तो उसके बाद फिर वो उठता है। जब फिर दोबारा पुलिस उनसे तफ्तीश का आगाज करती है तो फिर वो अपने उस हालत में चला जाता है। इवन के एक मरतबा अदालत के अंदर भी उन्होंने ये ड्रामा रचाया था कि वो बेहोश हो जाता है। जज साहब को भी उन्होंने यही कहा था कि 10 दिन से मैं वाशरूम में नहीं गया, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही, पुलिस सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रही, और ये सूरत हाल मेरे साथ हो जाती है। तो ये पुलिस ने जो रिमांड रिपोर्ट है उसके अंदर ये कहा है वाज़ेह तौर पर कि मुल्ज़िम कतई तौर पर भी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। दूसरा, पुलिस ने ये कहा है कि शायद उसको अपने वकील ने कहा है, या वैसे वो शातिर किस्म का है, क्योंकि ये भी पुलिस ने अपनी उस रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि मुल्ज़िम इतना शातिर है, वो इस किस्म की हरकत करता है। कहा जाता है कि एक बयान जब वो देता है तो थोड़े से लम्हे बाद वो अपना बयान तब्दील कर देता है, और वो फिर उसके बाद फिर कुछ और लम्हे बाद वो अपना बयान फिर तब्दील कर देता है। यानी वो खुद से, उसको वकील की जानब से कहा गया है या जिस किसी की जानब से कहा गया है, या खुद वो इतना चाहते रहे, तो वो अपना बयान हर आने वाले घंटे के साथ अपना बयान बदलता रहता है, ऐसा है। और इसके अलावा उन्होंने शिराज के हवाले से ये कहा है कि हमने उनका इलाका मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान अनकरीब रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अगर शिराज के हवाले से जो उनके वकील हैं खुर्रम अब्बास साहब, उनकी अगर बात सुनी जाए तो उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो शिराज जो कुछ भी कह रहा है, क्योंकि इससे पहले शिराज के इंटरव्यू और शिराज ने बाकायदा एतराफ किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आज उनके वकील खुर्रम अब्बास ने यह कहा कि शिराज जो भी बयान दे रहा है वो पुलिस की कस्टडी में दे रहा है, वो 161 का बयान है, वो कोई काबिल कबूल नहीं होगा, वो पुलिस की प्रेशर की वजह से ये सारे बयान दे रहा है। जब उनसे 164 का बयान लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने तो फिर देखा जाएगा कि वो कौन सा बयान है। मतलब वाज़ेह तौर पर यही है कि उनको समझाया जाएगा, जब भी वो मजिस्ट्रेट के सामने अदालत के अंदर पेश होगा, 164 का बयान उनका रिकॉर्ड होगा, तो ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि वो अपने पिछले तमाम तर बयानात से मुकर जाएगा, और ऐसा होता है। और पुलिस रिमांड में और भी बहुत कुछ है जो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इसके अलावा और भी इस केस के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट अभी हो रही हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताने वाली होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं क्योंकि बड़े बड़े नाम जो है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ नाम आए, उनके हवाले से कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आ रही, इसी वजह से वो बताने से हम कासिर हैं। और इस केस के हवाले से तमाम तर जो भी डिटेल मेरे तक पहुंचती है बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।